हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध। हिंदी में कहते हैं संयोग पर चलने वाले अनुबंध। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बच्चों, एक बार हमारी तरफ से आप समझो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी इवेंट मतलब किसी घटना के घटने या ना घटने के ऊपर डिपेंड होगा, उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोबारा सुनो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड होगा, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से इसको जो है एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, बशर्ते एक बात और दिमाग में रखिएगा कि वो जो इवेंट हैपन या नॉन हैपनिंग होगी, मतलब जो घटना घटेगी या नहीं घटेगी फ्यूचर में, वो अनसर्टेन होनी चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए, वो निश्चित नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये घटेगी ही घटेगी या नहीं ही घटेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डाउटफुल होना चाहिए कि घटेगी कि नहीं घटेगी। समझ में आई बात? तो फिर से, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी इवेंट के किसी घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते वो घटना अनिश्चित अनसर्टेन होनी चाहिए। एक बार एग्जांपल से समझिए। देखो, मिस्टर ए है और मिस्टर बी से कहते हैं, मिस्टर ए जो है बी से कहते हैं कि सर हमको जो है मान लेते हैं ये फार्मर है, ये किसान है। मिस्टर बी जो है किसान है। मिस्टर बी से ए कहते हैं, इनके खेत में आते हैं, इनके पास आते हैं ए कहते हैं हमको जो है आलू चाहिए, मतलब हमको पोटैटो चाहिए। पोटैटो चाहिए 20 क्विंटल, हमको पोटैटो चाहिए 20 क्विंटल। ठीक है। बी कहते हैं ठीक है, हम आपको 20 क्विंटल देंगे, जिसके बदले हम आपसे 50,000 रुपया लेंगे। यहां पर कितना कंसिडरेशन तय हो जाता है? 50,000। ए बी से कहते हैं हमको जो है 20 क्विंटल, ये क्विंटल है बेटा, 209 नहीं है, 209 नहीं है, क्यों है वो 20 क्विंटल हमको जो है आपसे पोटैटो चाहिए। बी कहते हैं ठीक है, मैं सर आपको दे दूंगा और उसके बदले 50,000 चार्ज लूंगा। लेकिन सर एक बात और है, खेती किसानी सर, ये एग्रीकल्चर का सर जो काम होता है ना, ये अनसर्टेन होता है कि फसल होगी कि नहीं होगी। अगर सर मेरे खेत में 50 क्विंटल आलू हो जाता है, पोटैटो अच्छी फसल हो जाती है, 50 क्विंटल तक हो जाती है, तभी मैं आपको 20 क्विंटल पोटैटो दे पाऊंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा। अब बेटा ये भविष्य में तय करेगा कि इसके एग्रीकल्चर में 50 क्विंटल आलू हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब अगर 50 क्विंटल आलू हो गया, तब यहां पर मिस्टर बी जो है ए को 20 क्विंटल आलू देने के लिए ऑब्लाइज है, मतलब उत्तरदायी है या लाइबल है। अगर नहीं होता है तो यहां पर बी के साथ ए को कॉन्ट्रैक्ट करना, कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बी के खेत में 50 क्विंटल आलू हो जाता है, तब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जैसा उसने कंडीशन लगाई थी, कंडीशन पूरी हो गई। अब यहां पर ए को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट उसके ए के साथ करना पड़ेगा। आपने देखा कि फ्यूचर में डिपेंड कर रहा है, ये किसान कह रहा है भाई फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तभी हम कर पाएंगे। तो फ्यूचर में अब ये आलू हो भी सकती है अच्छी और नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं होती है तब जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बी और ए में कोई मतलब नहीं है। अब आपने समझा कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी घटना के घटने और ना घटने पर निर्भर हो, बशर्ते वो जो घटना है, इवेंट है, वो अनिश्चित होना चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या बी को पता है कि फसल अच्छी होगी ही होगी? नहीं ना। क्या बी को ये पता है कि फसल नहीं होगी? ऐसा तो कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको क्या पता है बेटा कि इस बार गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी? नहीं ना। क्या गर्मी नहीं पड़ेगी? ये भी नहीं कह सकते। तो बेटा फ्यूचर में क्या होगा कौन जानता है? तो फ्यूचर में किसी इवेंट के घटने या ना घटने पर जो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होगा, उसे कहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी से कहते हैं कि सर मेरे पास एक मकान है, आप इसे परचेज कर लीजिए, मैं इसको 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। मिस्टर ए बी को ऑफर देते हैं, कहते हैं कि आप मेरे मकान को परचेज कर लीजिए 5 करोड़ रुपए में। बी कहते हैं ठीक है,
मैं मकान परचेज कर लूंगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अगर इंडिया जीत जाती है तो। अब एक बात बताओ, फ्यूचर में क्या यह जरूरी है कि इंडिया ही मैच जीते? भाई परफॉर्मेंस पे डिपेंड है हमारे प्लेयर्स के, पता नहीं वो कितना अच्छा खेले, पाकिस्तान वाले अच्छा खेल सकते हैं। देखो भाई, मैच में आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो, ये क्रिकेट है, हाँ दिल लगाओ अपने देश से, लेकिन बेटा परफॉर्मेंस भी देखो किसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। अपना देश जीते ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूं एग्जांपल, अब भविष्य में अगर मान लेते हैं कि इंडिया जीत गई तो इसे इसका घर खरीदने के लिए लाइबल होना पड़ेगा, और नहीं जीतती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी, मतलब इसके पास जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भविष्य में किसी घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर हो, और अगले ने कंडीशन अगर लगा दिया ऐसा होगा तभी हम करेंगे, तो बेटा फिर अगर वो होगा तभी कर पाएगा, वरना करने के लिए उसको आप फोर्स या बाध्य या प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वरना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, 3 एग्जांपल कर लेते हैं अच्छे से। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है मिस्टर ए और दूसरा आदमी है मिस्टर बी। समझ में आ रही बात? मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मेरे पास एक कार है। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मेरे पास एक कार है। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर देता है कि मेरे पास एक कार है, मैं उसे 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, सेकेंड हैंड में आपको मैं बेच दूंगा। मिस्टर ए किसको ऑफर दे रहा है? बी को ऑफर दे रहा। बी कहते हैं ठीक है मैं खरीद लूंगा, लेकिन कंडीशन लगेगा तभी कंटिंजेंट हो पाएगा, लेकिन शर्त लगाया इसने, लेकिन मेरे दादाजी बीमार हैं, मेरे ग्रैंडफादर बीमार हैं, अगर वो ज्यादा सीरियस है, अगर वो 10 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं तब मुझे आपकी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और वरना नहीं पड़ेगी। तो यहां पर इसने कंडीशन लगाया, कुछ भी कंडीशन लगा सकता है, अगर नहीं मरते हैं या मरते हैं कुछ भी आप ले लो, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मिस्टर बी से कहता है कि ठीक है आपकी कार में खरीद लूंगा, लेकिन अगर मेरे दादाजी अगले 10 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं तो मैं आपकी कार को खरीद लूंगा। तो इसने कंडीशन लगा दिया, भविष्य में 10 दिन के अंदर दादाजी खत्म होंगे, कि 20 दिन के अंदर होंगे, कि कल ही खत्म हो जाएंगे, कि नहीं होंगे, तो बेटा कौन जानता है। तो बेटा कुल मिलाकर के ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो भविष्य में किसी घटना के घटने या ना घटने के ऊपर डिपेंड होगा, उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते वो जो घटना है, वो इवेंट है, वो जो है बेटा क्या होनी चाहिए, वो अनसर्टेन होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए होगा कि नहीं होगा। सर ये एग्जाम्पल तो बड़ा दुखदाई है। बेटा दुखदाई नहीं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, 3 एग्जाम्पल ले लिया, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब आपकी बुक से, आपकी पीपीटी से कि है क्या ये, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग मतलब घटने या ना घटने पर डिपेंड होगा, और वो इवेंट क्या होनी चाहिए, अनसर्टेन होनी चाहिए, तब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस होती है, समझ में आई बात? चलिए आइए देखते हैं। यहां महाकुंभ लगा हुआ है, लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, देखो जय घोष आवाज आपके पास जा रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग, कि मीनिंग क्या है इसकी। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। क्या कह रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी कार्य को करने या ना करने या किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने के ऊपर निर्भर होता है। इसके बाद कोलैटरल इवेंट, a collateral event an event which is neither a performance directly promised as a part of the contract nor the whole of the consideration for the promise। क्या कह रहा है कि भाई देखो, आप जो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हो, अब आपने उसमें बताया कि ये कंडीशन होनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि बारिश होगी तभी हम आपका मकान खरीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। तो बारिश क्या है? एक कोलैटरल इवेंट है, अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे बारिश होगी तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, अगले का जो है मकान खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं होती है तो आप खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। तो वही कह रहा है कि एक कोलैटरल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें कि परफॉर्मेंस ना तो डायरेक्टली डिपेंड होता है और ना तो जो है पूरी तरीके से डिपेंड होता है। जब वो कंडीशन पूरा होगा तभी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस को पूरा कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आई बात? चलिए आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा।
अब अगला टॉपिक आता है एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला आता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहां पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी काम को लेकर करने को लेके हो सकता है, किसी काम को ना करने को लेके हो सकता है। फिर दूसरा, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट। यहां पर घटना अनिश्चित होती है, मैंने बताया पता नहीं होती। तीसरा, द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल का मतलब क्या होता है कि भाई जिस घटना को लेकर के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे मैंने किसान की बात करी थी, एग्रीकल्चर की, फार्मर की बात करी थी कि अगर 50 क्विंटल आलू होगा तभी हम दे पाएंगे, 20 क्विंटल आपको नहीं दे पाएंगे अभी, वरना नहीं दे पाएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले लिया था, तो 50 क्विंटल जो आलू होगा ये कोलैटरल इवेंट है। अब भविष्य में वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वही कह रहा है कि द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। घटना जो है क्या होनी चाहिए? संपार्श्विक होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी घटना डिपेंड कर फिक्स कर दी जाए जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी को कहते हैं कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमिसर्स विल और डिजायर। ये बेटा याद रखना, द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमिसर्स विल और डिजायर। मतलब जो इवेंट है, जो घटना होगी, जिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, जिसको हमने जिस कंडीशन को लिया हुआ, ठीक है, वो जो कंडीशन है वो प्रोमिसर के कंट्रोल में ना हो। जैसे मेरे कंट्रोल में ना हो कि हाँ ये होगी ही होगी या नहीं भी होगी। जैसे मैंने कंडीशन लगाया आपके साथ कि मैं ये मकान खरीद लूंगा आपका अगर बी जो है सी से शादी कर ले। आपने मुझे ऑफर दिया कि हिमांशु सर आप ये मकान खरीदोगे क्या? मैंने कहा खरीद लूंगा अगर बी सी से शादी कर ले। अब बी मेरा बेटा है और सी जो है मेरे दोस्त की लड़की है, मुझे पता कि मैं उसकी शादी करवा लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। तो बेटा कोई भी ऐसी चीज जो मेरे डिजायर, मेरे विल पर चलेगी, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो कंटिंजेंट में नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसी इवेंट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए प्रोमिसर के। तो कह रहा द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमिसर्स विल और डिजायर, मतलब प्रोमिसर के कंट्रोल में कोई भी इवेंट या उसकी इच्छा के हिसाब से घट जाए या ना घटे, उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आपको पता ही है कि आप ये करवा ले जाओगे, तो ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फिर मतलब यहां अनसर्टेन होना चाहिए, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भविष्य तय करेगा। जैसे मैंने अपने लड़के का एग्जांपल लिया, मान लो कि मैं अपने दोस्त की लड़की की शादी करवा ले जाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त भी बहुत खास है, तो ये मेरे कंट्रोल में है, तो वहां कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो प्रॉमिसर के विल या डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा। समझ में आई बात? अनसर्टेन हो कि वो जरूरी नहीं कि प्रॉमिसर उसको कंप्लीट करा ले, और ये जरूरी भी नहीं है कि मतलब जो प्रॉमिसर के कंट्रोल में हो वो, तो प्रॉमिसर के कंट्रोल में चीज ना हो, अगर उसके कंट्रोल में है बेटा तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो कोई भी ऐसा इवेंट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए किसके? प्रॉमिसर के। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब आता है कुछ नियम कानून है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ कुछ है ही नहीं, आइए देखते हैं। यही कुछ मेन नियम कानून है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद खत्म। ये बेटा बहुत छोटा टॉपिक, बस कि मीनिंग अच्छी है तो समझाना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं क्या है मीनिंग में। कह रहा रूल्स फॉर एनफोर्सिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हैं। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, या दूसरी भाषा में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कानून और नियम बनाए गए हैं। चलिए देखते कि है क्या। पहला आता है, ये सेक्शन 32 से 36 तक है बेटा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। देखते हैं मेन रूल्स कुछ इस प्रकार है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पहले का एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवें, छठे का। बेटा अभी आपको इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है, लेकिन आपको यहां बताते हैं। देखो फिर से देख लो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी अनसर्टेन इवेंट के
हैपनिंग पर, घटने पर ही कंप्लीट कराया जा सके, डिपेंड हो, उसे इस लाइन में रखेंगे। जैसे ए बी से कहता है कि मेरे पास एक कार है, आप मेरा कार 1 लाख रुपए में खरीद लें। ए बी को ऑफर देता है कि मेरे पास एक कार है, 1 लाख रुपए में मैं बेचना चाहता हूं। बी कहता है ओके मैं रेडी हूं, बस कंडीशन बी लगाता है। बी एक कंडीशन लगाता है, बी कहता है, शर्त लगा देता है, देखो भैया कार तो हम खरीद लेंगे, लेकिन मेरा कुछ पेंशन का पैसा आने वाला है, मेरा कुछ पेंशन का पैसा आने वाला है। अगर वो 10 दिन के अंदर आ जाता है, 10 डेज के अंदर सरकार हमको दे देती है, तो हम जो है खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। अब यहां पर आप बताओ, सरकारी काम है या जो पैसा आने वाला है, क्या ये कह सकते हैं आप कि 10 दिन के अंदर आ ही जाएगा? महीना भर लग सकता है, 4 महीना लग सकता, हो सकता है कि साल भर लग जाए। अगर 10 दिन के अंदर उसका पेंशन का पैसा आ गया, तो बेटा बी उससे बी ए से कार खरीदने के लिए लाइबल है, ऑब्लाइज है, मतलब वो कह सकते हो कुल मिला के उत्तरदायी है। अगर नहीं आता है तो बी जो है ए से कार खरीदने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, मतलब जो है कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर वहां पर बी। ठीक है, तो अब देखो लाइन क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट तभी लागू हो पाएगा, तभी दोनों के बीच में हो पाएगा जब पेंशन 10 दिन के अंदर आ जाएगी। अब पेंशन अनसर्टेन इवेंट है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, लेकिन अगर आई तो बी को जो है ए से कार खरीदना पड़ेगा, वरना नहीं। तो कुल मिलाकर के देखो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल होगा किसी घटना के घटने में, जबकि फ्यूचर में है अनसर्टेन इवेंट है। तो यहां पर बताओ पेंशन अनसर्टेन इवेंट है कि नहीं है? क्या पेंशन आ ही जाएगी 10 दिन के अंदर? ये भी श्योर नहीं है। तो बेटा अगर आ गई तो करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं आई तो नहीं करना पड़ेगा। तो लाइन समझ में आई बात कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने, अनिश्चित घटना है, पेंशन एक अनिश्चित घटना है, अब ये आ भी सकती नहीं भी आ सकती है। तो पेंशन बेटा अगर आ गई, हैपन हो गई तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आई बात? अब एक का पॉइंट अगला उल्टा हो जाएगा, इसमें अगले का उल्टा हो जाएगा, बस समझ में आना। देखो यहां पर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब वो घटना अनिश्चित हो। जैसे 10 दिन के अंदर पेंशन अगर आ गई, घटित हो गई घटना, घट गई घटना, आ गई पैसा, आ गया पेंशन पैसा, तब बेटा कार लेना पड़ेगा, वरना नहीं। समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, ऐसे मिटाएंगे, पूरा मिटा देते हैं। चलो, तो मैंने बताया कोई भी ऐसी घटना जो भविष्य में अनिश्चित है, अगर घट गई तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना नहीं। तो पेंशन अगर आ गई तो लेना पड़ेगा, वरना नहीं। समझ में आई बात? चलिए दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द नॉन हैपनिंग। देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए। अब जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, आप मेरी कार को खरीद लीजिए। मिस्टर बी कहते हो कि मैं खरीद लूंगा, लेकिन भैया मेरे पास पेंशन का पैसा आने वाला है। अगर वो नहीं, ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग कर देते हैं। देखो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि आप मेरे कार को खरीद लीजिए। मिस्टर बी कहते हैं ओके मैं खरीद लूंगा। ये कहते हैं 1 लाख रुपए में बेचूंगा। कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपकी कार चलाई, अच्छी कार है। लेकिन अगर आज बारिश का मौसम चल रहा है, इसने कहा अगर आज शाम तक बारिश नहीं होती है, इसने कहा अगर आज शाम तक बारिश नहीं होती है तब मैं खरीदूंगा, वरना नहीं। तो बेटा किसी घटना के ना घटने पर, अब बताओ घटना जो बारिश है अगर नहीं होती, ना घटने पर, नॉन हैपनिंग, तब अगर नहीं हुई बारिश आज के दिन पूरा, तो ये गाड़ी खरीद लेगा, खरीदने के लिए मजबूर है, वरना फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये जिम्मेदार है, वरना फिर नहीं है। तो देखो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेटा किसी घटना के ना घटने पर टिका हो, नॉन हैपनिंग पर। अब वहां था पेंशन आ गई, घटना घट जाएगी, मतलब पेंशन आ गई तो घटना घटी, अगर नहीं आई होती तो ना घटती। तो वही कह रहा है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेटा जो किसी घटना के ना घटने पर टिका हो। बी ने क्या कंडीशन लगाया? अगर बारिश नहीं होगी इसने लगाया ना, तो नॉन हैपनिंग कर दिया। अब अगर बारिश नहीं होगी तो कार खरीदना पड़ेगा इसको, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा।
तो या तो घटना घटने पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर सकते हैं या तो ना घटने पर। पहला वाला समझ में आया एग्जांपल कि उसने कहा कि पेंशन आ गई, अगर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कह देता कि अगर 10 दिन के अंदर पेंशन नहीं आई तो नॉन हैपनिंग हो जाता ना। तो वही कह रहा कि नॉन हैपनिंग, अगर घटना नहीं घटी, यहां इसने कहा बारिश अगर नहीं हुई आज के पूरा दिन तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बारिश अगर नहीं होती है, नॉन हैपनिंग होता है घटना, पता ही नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, किसको पता रात भर बारिश होगी नहीं। कभी कभी बारिश के मौसम पूरा रात बादल छाए रहते हैं, बारिश नहीं होती है। अगर बेटा बारिश नहीं होती है, नॉन हैपनिंग हो जाती है इवेंट, तो यहां इसको कॉन्ट्रैक्ट करना मजबूरी हो जाएगा। तो कंडीशन दोनों हो सकता है, घटना घटने पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर सकते हैं या ना घटने के ऊपर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। अगला आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, या फिर इसको हम कह सकते हैं लिविंग पर्सन। लिविंग, LIVING, लिविंग पर्सन। आप किताब में लिविंग पर्सन के नाम से ही लिखा होगा। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। देखिए अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी से, किससे कहते हैं? बी से, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। ऐसे इनके बीच में एक बात होती है। अगर मिस्टर सी डी से शादी कर लेते हैं, ए बी से कहते हैं हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, कोई बात हुई होगी पहले नहीं होगी। अगर मिस्टर सी डी से शादी कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब पहले समझो तब बताऊंगा मतलब। अब यहां पर सी जो है ई से शादी कर लेते हैं। किससे शादी कर लेते हैं? ई से शादी कर लेते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक किससे कहते हैं शादी करने पर देंगे? डी से। एक कहते हैं बी से हम पैसा तभी देंगे जब सी डी से शादी कर लेंगे। लेकिन यहां पर सी किससे शादी कर लेते बेटा? ई से शादी कर लेते। तो क्या यहां पर मिस्टर ए बी को पैसा देने के लिए बाध्य है? बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ऐसी कोई घटना जो भविष्य में किसी व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड हो। मानते हैं कि जो है ए मानता था कि इसका जो बेटा, मानते उसका बेटा है, सी एक अच्छा लड़का है, भविष्य में उसका व्यवहार बदल गया, उसने पापा के ना कहने पर अपने मन से काम कर लिया। तो बेटा यहां पर कोई भी ऐसी घटना जो इम्पॉसिबल है, जो अनसर्टेन है, लेकिन वहां पर ए सी ने क्या किया? अपने व्यवहार से कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। देखो ऐसी कोई घटना जो लिविंग पर्सन सी जो है क्या कर रहे हैं? डी से शादी ना करने के बजाय ई से कर ले रहे हैं। तो बेटा यहां पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया। अब ए जो है बी से क्या करेंगे? बी को पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सी ने अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। तो मतलब समझ में आया? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। बेटा ऐसा हो सकता है, या ऐसा दूसरा एग्जांपल ले लें। ए ने कहा बी से कि मैं आपको पैसा दूंगा। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, समझो बेटा, बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं लेकिन दिमाग का फेर है। ए ने कहा बी से कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, लेकिन अगर सी डी से शादी कर ले। जिस दिन शादी करने की बात आती है उस दिन डी मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं, डी एक्सपायर हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब आप बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर पाना? सी डी से शादी कर पाएगा? अब तो डी मर गई, नहीं हो पाएगा। अब एक लिविंग पर्सन के व्यवहार पर डिपेंड है। अब यहां पर जब डी मर गई, सी जाकर के ई से शादी कर लेता है, तब यहां पर इसका व्यवहार बदल गया। डी से शादी करना था, डी मर गई, डेड बॉडीज कोई शादी करेगा नहीं, अब सी ई से शादी कर लेता है। तो ऐसे केस में बेटा ए जो है बी को पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। तो वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। अब भविष्य में ये जो लिविंग पर्सन है, इसके व्यवहार को कंप्लीट कर पाना या इसके व्यवहार को समझ पाना आसान ना हो। अब ये करेगा क्या? सी को डी से शादी करना था, इसने जो है शादी कर लिया ई से, क्योंकि डी मर गई। तो बेटा ये असंभव हो गया कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी पर्सन के व्यवहार पर डिपेंड। अब मान लो डी अगर जिंदा ही रहती, शादी डी से करने की बात ए कर रहा था, लेकिन इसने कर लिया ई से,
अगर डी जिंदा भी रहती तो इसका व्यवहार बदल गया। ये लाइन कह रहा व्यवहार पर डिपेंड हो। अब यहां पर मान लो मर गई अलग बात है, वो तो एक जेन्युइन फैक्ट हो गया। अगर मान लो ना मरी होती, सी डी के बजाय ई से शादी कर लेता, तो बेटा यहां पर तब भी कॉन्ट्रैक्ट अब ये लोग आपस में करने के लिए जिम्मेदार नहीं, क्योंकि सी ने क्या कर दिया, ई से शादी कर लिया। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी लिविंग पर्सन या किसी पर्सन के व्यवहार पर डिपेंड हो, डी से शादी करने की वजह उसने किससे कर लिया, ई से कर लिया। अब इसके व्यवहार बदल गए, सी के व्यवहार बदल गए, तो अब इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर हाँ ये सी से डी से शादी करता तो ए जो है बी को पैसा देता, लेकिन इसने अपना व्यवहार बदल दिया, अपना कैरेक्टर बदल दिया, इसने ई से शादी कर ली। अब यहां पर जो है ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा अब, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रीजन क्या था कि ए ने कहा था बी से अगर सी डी से शादी कर लेगा, सी का व्यवहार बदला, उसने ई से शादी कर लिया। मान लेते डी डाई नहीं हुई, डी नहीं मरी, ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि डी नहीं मरी, सी जा करके उसको पसंद करता था, उससे शादी कर लिया, तो यहां पर सी का व्यवहार बदल चुका है। अब जो है ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कुछ है नहीं, देखते हैं फिर इसको। अब फिर कह रहा है, क्या कह रहा देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 3 हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। देखो बेटा अभी तक हम बताए थे, अभी तक बता रहे थे कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो किसी घटना, अनिश्चित घटना के घटने पर हुआ हो, ना घटने पर हुआ हो, या किसी लिविंग पर्सन के व्यवहार पर डिपेंड हो, यही तो बताए। किसी घटना के घटने या किसी अनिश्चित घटना के ना घटने, मतलब किसी सर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर, सॉरी किसी अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर, किसी अनसर्टेन इवेंट के नॉन हैपनिंग पर, या किसी लिविंग पर्सन के व्यवहार पर, कंडक्ट पर। 3 बातें हमने बताई। चौथी बात है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो घटित हो फ्यूचर में, अनसर्टेन इवेंट हो लेकिन फिक्स टाइम के अंदर। जैसे ए ने बी से कहा, ए और बी दोनों समुद्र के किनारे बैठे थे, सी के किनारे बैठे थे बंदरगाह के पास। ए बी से कहता है भाई तुम मेरा बैंड्रा वाला, मेरा जो बैंड्रा वाला मकान है, फ्लैट है, वो खरीद लो। ए जो है बी समुद्र किनारे बैठे बंदरगाह पर, पोर्ट पर, और वहां पर कई जहाजें जा रही हैं, आ रही हैं दूसरे देशों को, पानी वाली जहाज। ए बी से कहता है भाई तुम मेरा बैंड्रा वाला फ्लैट खरीद लो, 7 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार हूं। बी कहता है ठीक है भाई। बी कंडीशन लगाता है, बी कंडीशन लगाता है कि वो जो जहाज जा रही है इंग्लैंड को, वो जो जहाज जा रही है इंग्लैंड को, अगर वो जहाज 1 साल के अंदर, अगर वो जहाज 1 साल के अंदर लौट आती है तब मैं खरीदूंगा। देखो बेटा अब वो जहाज 1 साल के अंदर आ भी सकती है या डूब भी सकती है, नहीं भी आ सकती इंग्लैंड से वापस। तो बेटा अगर आ गई तो बी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ए से, और अगर नहीं आई तो नहीं करना पड़ेगा। देखो जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टेन इवेंट पर फ्यूचर में डिपेंड हो और वो घटना फिक्स टाइम की हो, जैसे 1 साल इसने टाइम लगा दिया। अब अभी तक मैंने जितने एग्जांपल लिया मैंने टाइम लिमिट नहीं लगाई थी, यहां पर टाइम लगा दिया गया कि एक अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना एक फिक्स टाइम के अंदर होनी चाहिए। अब 1 साल इसने टाइम लगा दिया, कितना लगा दिया, 1 ईयर। इसने कहा अगर 1 साल के अंदर वो जहाज जो इंग्लैंड को सामान लेके, माल लेकर के, गुड्स लेकर के जा रही, अगर वो 1 साल के अंदर लौट आई तो मैं आपका बैंड्रा वाला फ्लैट खरीदूंगा, वरना नहीं। तो बेटा यहां पर इसने कंडीशन लगाया, अब वो जहाज वापस आ भी सकती, नहीं भी। अगर आ गई 1 साल के अंदर तो बी को ए से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, और नहीं आई तो नहीं। तो कोई भी ऐसी अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में जो किसी फिक्स टाइम के अंदर हो, हैपनिंग हो, अगर उस पर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है तो ये एग्जाम्पल आप लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अब ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कह रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सिएबल है नॉन हैपनिंग पर स्पेसिफाइड पीरियड में। अगर यहीं पर एग्जांपल चेंज कर दें, ए बी से कहता है कि भैया हमारे फ्लैट को आप खरीद लो 7 करोड़ में, ये दोनों समुद्र किनारे बैठे हैं, बंदरगाह पे, एग्जांपल सेम है। तो बी कहता ठीक है, अगर 1 साल के अंदर वो जहाज नहीं आया, इसने क्या कहा, नहीं आया, तो मैं खरीदूंगा। अब बेटा 1 साल के अंदर वो जहाज अगर नहीं आया तो ये खरीदेगा, अगर आ गया तो नहीं खरीदेगा। इसके पहले वाले में क्या था, इसने कहा अगर हैपन हो गया, आ गया, और यहां नॉन हैपनिंग, अगर नहीं आया। समझ में आई बात, क्लियर? तो
अब घटना घट भी सकती, नहीं भी घट सकती, जहाज आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, दोनों कंडीशन में, चाहे आप इसको लेके चलो चाहे आप इसको लेके चलो। यहां पर एग्जांपल क्या था, यहां का एग्जांपल क्या है कि अगर जहाज आ गया 1 साल के अंदर, अगर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां का एग्जांपल क्या है, अगर जहाज नहीं आया 1 साल के अंदर। तो दोनों समझ में आ रहा है बेटा, बहुत स्लो कर लोगे स्पीड तब समझ में और आएगा। देखो, अगर कोई घटना है भविष्य की जो अनसर्टेन है, अगर वो एक निश्चित टाइम के अंदर घटती है तो पहला वाला, नहीं घटती है तो दूसरा वाला, ठीक है। तो मैंने कहा 1 साल के अंदर अगर जहाज आ गया तो फिर वो जहाज आ गया तो फ्लैट खरीदेगा, तो यहां पर आ गया। अगर वो कहता जहाज बी कहता जहाज नहीं आया 1 साल के अंदर तो यहां चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब कह रहा है एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखो ये वाइड होता है। अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो कि जो इम्पॉसिबल ही है, अभी तक क्या था कि घटना घट भी सकती थी, डाउटफुल था, और नहीं भी घट सकती थी। जहाज मैंने कहा आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, कोई मर भी सकता, नहीं भी मर सकता कुछ दिन तक। लेकिन अभी तक आपने इम्पॉसिबल इवेंट को लेकर के, घटनाओं को लेकर के एग्रीमेंट कर लिया, तो बेटा यहां पर जो है क्या होगा, फिर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा बेकार हो जाएगा। जैसे मान लो ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, क्या कहता है बी से, ए बी से कहता है कि भैया हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे अगर आसमान से ऊपर से, अगर आसमान से नोटों की बारिश होगी, अगर आसमान से नोटों की, मुद्राओं की, करेंसी की बारिश होगी, नोटों की बारिश होगी, तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या ये ऐसा संभव है? क्या ये ऐसा संभव? अगर इसने कहा अगर आज आसमान से नोटों की बारिश होती है तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, तो बेटा ये कहता ठीक है, क्या ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल इवेंट है। या दूसरा एग्जांपल ये कहता है, अगर ये ए बी से कहता भैया देखो, अगर ये जो मिस्टर सी है, अगर ये जो है 4 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ के 100 किलोमीटर दौड़ गया तो फिर मैं आपको पैसा 5 लाख रुपया दूंगा। तो बेटा ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये सब घटनाएं नहीं हो सकती हैं। तो बेटा ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड होगा, यहां पर नहीं हो सकती, हो भी सकती, कंडीशन नहीं आ रही, यहां पर हो ही नहीं सकती है। ना आसमान से बारिश हो सकती है, ना आप जादू की छड़ी से जो है बारिश करा सकते हैं। ऐसी कोई घटना बेटा हम अगर आगे रखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम आपको इतना देंगे, तो बेटा यहां पर ये पूरा बेकार हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पहले से पता है कि ये घटना हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी कोई घटना जो घट भी सके ना भी घट सके, इम्पॉसिबल ना हो, अगर इम्पॉसिबल हो गई तो मतलब वो हो ही नहीं सकती है, तो वहां पर कंटिंजेंट नहीं बनेगा। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंटिंजेंट होगा जब वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, वो हैपनिंग भी हो सके, नॉन हैपनिंग भी हो सके। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो घटना कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है, तो बेटा वो बेकार हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। समझ में आ रही बात? देखो डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन टेक्निकल जरूर है। अब एक और टॉपिक समझ लेते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो, जुए का कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? सट्टा और जुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? दोनों डिपेंड होते हैं फ्यूचर में। सट्टा भी हमेशा फ्यूचर पर डिपेंड होता है, कंटिंजेंट मतलब हमने कहा आज इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा, एक सट्टा है, एक जुआ है, एक बेट है, ये भी फ्यूचर पर डिपेंड है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर पर डिपेंड है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं। ये एग्जाम्पल कह रहा, सॉरी ये क्वेश्चन कह रहा। तो बेगर कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पीपीटी बनाते हुए थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। बेगर कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं क्या अंतर है। तो बेगर कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है यहां पर पार्टीज हैव नो इंटेंशन टू परफॉर्म, देयर ओनली इंटरेस्ट इज टू नो द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। यहां पर पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, यहां पर वो रिजल्ट देखना चाहती है, वो हार रही है कि जीत रही है, यहां हार जीत चलती है। यहां पर बेटा पार्टीज अगर घटना घट जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है। जैसे मैंने कहा कि बारिश होगी तो हम कार खरीदेंगे, अगर हो जाती तो कार खरीदना पड़ेगा, नहीं होती तो नहीं। तो यहां पर पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती हैं, यहां पर हार जीत चलता है।
ऑन पार्टी इज अ विनर एंड द अदर आर लूजर। यहां पर एक पार्टी विनर होती है, एक लूजर होती है। यहां पर विन लॉस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इज ओनली एन एग्रीमेंट एंड इज अ वॉइड बाय लॉ। बेटा ये एक एग्रीमेंट होता, सिर्फ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ये लॉ के द्वारा वॉइड है, बेकार है। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बोथ पार्टीज मेक अ प्रॉमिस टू ईच अदर। इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि अगर हारेंगे तो इतना पैसा देंगे, जीतेंगे तो तुम इतना पैसा दोगे। ओनली वन पार्टी मेक अ प्रॉमिस। यहां पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है, दूसरे के भविष्य पर डिपेंड होती है। अगर भविष्य में घटना घटेगी तो अब दूसरी पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी, वरना नहीं। तो सिर्फ यहां पर एक पार्टी तरफ से प्रॉमिस होता है। अगला, एक मिनट बेटा, अगला देखते हैं, ठीक है। हाँ, अगला कह रहा है एग्रीमेंट इज एसेंशियली अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये जो एग्रीमेंट है ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, एसेंशियली है, मतलब उसी का एक पार्ट है। बट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियली अ बेगर। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जुए की तरह नहीं होता। जुए का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेगर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जुए की तरह नहीं है। अगला, पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। यहां पर पार्टीज सिर्फ जीत और हार के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। यहां पार्टीज हैव मोर इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहां पर घटना के घटने या ना घटने पर घटने में ज्यादा पार्टियों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सबको पता होता है अगर घटना घटेगी तो मिस्टर ये हमारा ये चीज खरीदेंगे, नहीं घटेगी तो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ लोग बहुत क्यूरोसिटी के साथ, बहुत कह सकते हैं कि बहुत उत्तेजना के साथ चीजों को देखते हैं, घटना घट रही नहीं घट रही। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, घटना घटेगी तो एक पार्टी को नुकसान होगा, मतलब यहाँ पर इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, हार जीत के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं है। अब फ्यूचर इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या कह रहा है, यहाँ पर फ्यूचर में जो घटना होगी, फ्यूचर इवेंट एक सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां पर जो फ्यूचर में घटना घटेगी वो एक एकल निर्धारित फैक्टर है, मतलब अगर फ्यूचर में घटना घटेगी वही डिपेंड है। अब फ्यूचर इवेंट इज ओनली अ कोलेटरल। यहां पर घटना ना घटने दोनों पर डिपेंड होता है। कुल मिलाकर के यहां पर फ्यूचर इवेंट जो है, फ्यूचर में क्या होगा यहां पर भी मैटर करता है, लेकिन यहां पर फ्यूचर में घटना कोलेटरल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा बारिश होगी तो बारिश हो या ना हो, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर फ्यूचर में चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। उसके साथ साथ कह रहा है कि फ्यूचर में जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगाया गया, अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान जीतेगी कि इंडिया जीतेगी, ये फ्यूचर में तय होगा। समझ में आई बात। लेकिन यहां पर कह रहा है, यहां पर हार जीत हो गई, लेकिन यहां पर अगर मान लो पाकिस्तान जीतती है, मैंने कहा अगर मैं आपको मकान बेचूंगा, आपने कहा ठीक है, आपने कहा फिर लेकिन सर पाकिस्तान अगर जीतेगी तो मैं आपका मकान खरीदूंगा। अगर पाकिस्तान जीतेगी तो आपको मकान खरीदना पड़ेगा, तो मतलब कोलेटरल है, यहां पर परफॉर्मेंस भी पूरा करना पड़ेगा। यहां पर वही हार जीत तय हो जाती। समझ में आ रही बात ना, नहीं आ रही? देखो ऐसे समझो, अब जैसे यहां पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है, शर्त लगाया गया दो लोगों के बीच में कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो तुम मुझे 1 लाख दोगे, अगर इंडिया जीतेगा तो मैं दूंगा। तो यहां इतने में खत्म हो गया। यहां पर दोनों पार्टी फ्यूचर में क्या होगा डिपेंड हो गया, अगर इंडिया जीते तो उनको दे देंगे और पाकिस्तान जीता तो उनको। यहां पर मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से, यहां हार और जीत पर तय हो गया और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंप्लीट। उनको पैसा दे दिया, वहां पर उनको दे दिया, ठीक है। यहां पर मिस्टर ए कहते हैं बी से मेरा मकान खरीद लो, ये कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाएगा तब। तो बेटा अगर पाकिस्तान हारेगा तो अब इनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, अगर जीतेगा तो नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर हार जीत के साथ साथ, जुए के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चलेगा, लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, यहां पर हार जीत हो गया, पैसा ले लिए गए। अब समझ में आई बात। तो वही कह रहा है कि यहां पर जो है अब फ्यूचर इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां पर फ्यूचर में क्या होगा वही एक अकेला एक ऐसा फैक्टर जो निर्धारित करेगा। और यहां पर कह रहा है अब फ्यूचर इवेंट इज ओनली अ कोलेटरल। यहां पर फ्यूचर की जो घटना है संपार्श्विक होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो हम मकान खरीदेंगे, तो मकान खरीदना पड़ेगा फिर, और नहीं तो नहीं। तो ये चीज समझ में आई बात। तो दोनों एक दूसरे के साथ है, बशर्ते छोटा सा अंतर है। तो ये वैलिड होता है, ये वाइड होता है। कोई डाउट हो तो बताएं। देखो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, इजी लैंग्वेज में कोशिश की है। कोई डाउट आए दोबारा आप पूछ सकते हैं, आप हमसे जान सकते हैं। चलो बच्चों, आज यही क्लास थी, खत्म हो गई। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक और शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू बच्चों।